जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेडिकम प्रेजेंट्स खेलो पाकिस्तान दी ऑर्किड स्कूल मी बॉडी स्पेस इट्स ऑल अबाउट मी। दीगर स्पॉन्सर्स भी हैं जिनके यहाँ नाम जरूर लेंगे। कनेक्ट 2.2 एतमाद ग्रोसरीज, बिन एहसान A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज और इसके साथ ही मैं हूँ आपकी होस्ट सहर फातिमा। प्रोग्राम का आगाज करेंगे नाज़रीन कल जो मैच हुआ था कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का। लाहौर ने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। पहले तो यही लग रहा था कि लाहौर जो है वो हार जाएगा, लेकिन ज़बरदस्त गेम हुआ। लाहौर ने कमबैक किया, रिकवर किया और इस तरह लाहौर फिर जीत गया। इसी हवाले से इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी मौजूद हैं जिनका नाम है फरहान फरीद। सर आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। सर ये क्या हो गया अचानक से कोयटा के साथ? लग तो यही रहा था कि कोयटा की जो है आज वो फतह हो जाएगी। जी, कोयटा की टीम ने जिस तरह आगाज किया था कल, मैंने आपको बताया था करंट फॉर्म जो है ना इस वक्त लाहौर कलंदर की लगी है, लेकिन मोमेंटम जो है ना जो टीम पकड़ लेगी वो वहां से विनर आएगी। अब कोयटा की टीम ने कल एक मोमेंटम पकड़ लिया था। उनकी बॉलिंग में ऐसा लग रहा था कि आज कोयटा की टीम जो है वो बैक ऑन फायर नजर आ रही है और कोयटा की टीम ने बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। लेकिन फिर सिकंदर रजा जो है वो जिम्बाब्वे के बहुत ही शानदार ऑलराउंडर हैं और वो ढाल बन गया के और उन्होंने बहुत ही शानदार इनिंग खेली। सिर्फ 34 गेंदों पर 71 रन की रफ्तार इनिंग खेली, जिसकी वजह से एक अच्छा टोटल देने में कामयाब हुई। लेकिन कोयटा ने जब टारगेट चेस करने की तरफ गए तो 6 ओवर में 51 रन बना दिए बगैर किसी विकेट के नुकसान किए। लेकिन फिर हारिस ऑन फायर हुए और हारिस ने आके पावर प्ले के बाद विकेट निकाली। उसके बाद राशिद ऑन फायर हुए, राशिद ने जो बॉलिंग की है और उसके बाद कोयटा की टीम जो है वो बिल्कुल ही बिखरी हुई नजर आई और रन रेट चढ़ता गया, बढ़ता गया और कोयटा की टीम ने पूरे ओवर खेल लिए लेकिन रन नहीं बना पाई। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडिकम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनेद खलील नैनीताल वाला साहब। सर आपको वेलकम करेंगे सबसे पहले तो प्रोग्राम में। थैंक यू सर क्या कहेंगे कल जो मैच हुआ है जबरदस्त सनसनीखेज मैच हुआ। लाहौर का बुरा स्टार्ट था लेकिन सिकंदर रजा और राशिद ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई, क्या कहेंगे इस पर? देखिए एक्चुअली मैं नॉर्मली लोगों से ये बोलता भी हूँ और डिस्कस भी कर रहा होता हूँ कि वो टीम जो बेसिकली जिसके अंदर सब लोग परफॉर्म कर रहे हो उनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो ऐसी ही होती है। अगर हम लाहौर कलंदर की एग्जाम्पल देखें तो एक मैच में जो है ना वो फखर ने बैटिंग की, दूसरे मैच में अब्दुल्ला शफीक ने बैटिंग की, तीसरे मैच में सैम बिलिंग ने की, चौथे मैच में आपका डेविड वीजा जो है ना मैन ऑफ द मैच हुए। अब आज कल जो है ना सिकंदर रजा, फिर एक मैच में जो है ना शाहीन आफरीदी जो है ना वो अपनी बॉलिंग से कमाल कर गए। तो अब ये आई थिंक दे आर कंप्लीट टीम, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन 1 or 2 प्लेयर्स, दे आर डिपेंडिंग ऑन द होल टीम। जिस तरीके से कल आकिब जावेद ने कहा कि भाई अगर इस तरीके से लड़के खेलेंगे तो उसकी जॉब तो जो है ना वो आसान हो जाएगी। तो आई थिंक लाहौर कलंदर सिटिंग इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। हाँ, एक आध बुरा दिन जो ना वो किसी भी टीम के साथ हो सकता है और बस बाकी देखें क्या होता है। जी अच्छा जुनेद भाई, आप अगर बॉलिंग अटैक की बात की जाए लाहौर कलंदर्स की, तो लाहौर कलंदर्स ने जो बॉलिंग अटैक किया अगर कहा जाए इस टूर्नामेंट का सबसे पहला और बेस्ट डिस्प्ले भी था, तो इस पर क्या कहेंगे आप? तो ये गलत भी नहीं होगा अगर हम ये कहें कि ये बेस्ट डिस्प्ले था? देखिए अगर आपको 200 रन जो है ना वो डिफेंड करने हो, जैसे माजी में हमने देखा कि लाहौर कलंदर के बैट्समैनों ने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की और 200 रन 190 180 रन जो है ना बना के दिए हुए हो, और वहां पर आप आए बॉलर शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, राशिद खान, तो मतलब नो डाउट उनकी क्वालिटीज तो हैं बट वो इतने चैलेंज नहीं होते। जिस तरीके से कल था 148 का बहुत ही मॉडरेट जो है ना वो टोटल था और कोयटा ने जिस तरीके से स्टार्ट किया मुझे तो ऐसा लग रहा था एक टाइम के ऊपर के कोयटा बआसानी 14 या 15वें ओवर में जो ना चेस कर जाएगा। लेकिन आई थिंक जो यूनिट है लाहौर कलंदर के पास बॉलिंग का एक के ऊपर एक, पहले हारिस ने विकेट ली, फिर राशिद खान ने ली। इनफैक्ट कल मैं एक्चुअली आके जावेद का इंटरव्यू देख रहा था कि इससे अच्छा तो बॉलिंग अटैक किसी इंटरनेशनल टीम के पास भी नहीं है जहां पर शाहीन, हारिस, आपका राशिद खान जैसे जो ना बॉलर्स बैठे हुए हो। ये जुनेद भाई आप ही के स्कूल के अंदर के एकेडमी में आकिब जावेद से मेरी बात हुई थी, तो आकिब जावेद ने यही कहा था कि हमारा इस वक्त जो मेन हथियार है वो हमारी बॉलिंग है। लेकिन उनकी बॉलिंग तो हमेशा से अच्छी हो रही थी, लेकिन इस दफ़ा उनकी जो बैटिंग ऑर्डर है और जिस तरह इनके जो ऑलराउंडर्स हैं वो कंप्लीट होकर एक मल्टीपल काम कर रहे हैं, जिनकी जो जॉब है वो अपनी जॉब पूरी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं अगर बात करूँ तो कराची और कोयटा की टीम में
तो कोयटा का अगर मैं कप्तान सरफराज को दूं तो वो बेबस नजर आ रहे हैं। उनके पास इफ्तिखार जैसे अच्छे पावर हिटर है, वो काम नहीं करे। उनके पास जो है वो बैन कटिंग, उनके पास जो है वो मार्टिन गुप्टिल जैसे अच्छे खिलाड़ी हैं, वो बिल्कुल फेल हो रहे हैं। और नीचे जाके देखें तो मोहम्मद नवाज जो कि पाकिस्तान की टीम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे बैटिंग में, वो बिल्कुल ही फेल नजर आ रहे हैं। तो सरफराज के पास तो कोई ऐसा जो भी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल बेबस नजर आ रहा है। तो इसमें ज्यादा कसूर सरफराज का है या टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल फॉर्म में नहीं है? देखिए, जब 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 आप जीतते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ना वो आप अप्रिशिएट कैप्टन को उसकी कैप्टनशिप के ऊपर करते हैं। जैसे लाहौर अगर जीत रहा है तो शाहीन की वाह वाह हो रही है, जबकि कल उसकी बहुत ही बुरी बॉलिंग थी। तो इसी तरीके से जब आप हारेंगे तो जो ना वो क्रिटिसाइज तो कैप्टन को ही करना पड़ेगा। बट देखें, सबसे पहले तो सरफराज को अपनी बैटिंग देखनी चाहिए। वो किसी को क्या कैसे बोल सकता है जब खुद ऐसे क्रूशियल टाइम पे 28 बॉलें खेल के उसने 29 रन बनाए, तो आप या 29 बॉलें खेल के 28 रन बनाए, तो आप मतलब कैसे किसी और को जाके ये बोल सकते हैं कि भाई तुम अच्छा नहीं खेल रहे। तो आई पर्सनली थिंक कि सरफराज को बेसिकली सबसे पहले तो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और उसका जो एक मेंटली ब्लॉक हुआ है, उस ब्लॉकेज को उसको खोलना चाहिए। आई थिंक ही शुड गिव अप द कैप्टनशिप और बेसिकली फोकस करे। ही इज अ गुड बैट्समैन, ही इज अ गुड कीपर, बट राइट नाउ फॉर अ फ्रेंचाइज क्रिकेट ही इज नॉट अ गुड कैप्टन। तो किसी और को ये कैप्टनशिप दे, खुद जो ना एज अ प्लेयर खेले, अपनी परफॉर्मेंस ठीक करे और अपना कम से कम जो उसकी रेपुटेशन है वो ठीक करे। इस वक्त उसकी अपनी रैपो भी जो ना वो स्टेज के ऊपर लगी हुई है। एंड आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर की बड़ी जो है ना वो हिम्मत है कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद दे आर नॉट सैकिंग देयर कैप्टन। अच्छा जुनैद भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कल शाहीन शाह अफरीदी ने खुद को 6th नंबर पर रखा, क्या माइंडसेट था इसके पीछे, क्या समझते हैं आप? देखिए, इसको बोलते हैं हिम्मत, गट्स, कि भाई व्हेन टीम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मैं हूं कैप्टन, जो मैं जो ना शिप का जो ना कैप्टन हूं ना, आई विल सेट एन एग्जांपल फॉर अदर्स। बहुत बड़ा गैम्बल खेला था आपने। और शाहीन जो है ना वो कोई बहुत रेनॉल्ड जो है ना वो बैट्समैन नहीं है, ही इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ गुड ऑलराउंडर, बट आई थिंक द ओनली डिफरेंस इज बेसिकली कॉन्फिडेंट और बेसिकली शो योर टीम कि भाई इस मुश्किल वक्तों में मैं सबसे आगे आऊंगा। इसकी एग्जांपल उल्टी आपने जो ना कोयटा में देखी कि जब वहां कोयटा मुश्किल में पड़ी तो सरफराज और नीचे चले गए। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट देयर मेंटल स्ट्रेंथ एंड आई पर्सनली थिंक कि कराची को और कोयटा को अपनी जो ना मैनेजमेंट चेंज करनी चाहिए, अपना मैनेजर चेंज करना चाहिए, अपना कोच चेंज करना चाहिए, अपना स्टाफ चेंज करना चाहिए, ताकि वो बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम रिक्रूटमेंट ऑफ अ प्लेयर्स और फिर उनका ख्याल रखना और फिर उनकी मेंटली ब्लॉकेज रिमूव करना। दूसरा, देखें, आपने शुरू में बोला कि जी कोयटा के पास बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, गप्टिल जैसे। देखिए, आप बैट्समैन वो सेलेक्ट करें जो बेसिकली आपकी सब कॉन्टिनेंट विकेटों के ऊपर रन बना सके। गप्टिल का रिकॉर्ड जो ना वो कोई बहुत अच्छा नहीं है आपका सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, तो आप खामखा उसके ऊपर इतने पैसे जाया करके जो ना सिर्फ और सिर्फ ब्रांड नेम ले रहे हैं। उसकी जगह आप ऐसे प्लेयर्स जो ना रिक्रूट करते जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो ना रन बनाए हुए हैं। अच्छा, अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करूं तो आप क्या समझते हैं, कोयटा ने हसनैन को नहीं खिलाया तो गेम चेंजिंग में क्या ये उन्होंने सही किया? वो मेन बॉलर हैं। देखें, अगर आप बॉलिंग देखें तो 148 के ऊपर भी है और वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार भी है। जाने इसके कि हम वेटरन प्लेयर जैसे मोहम्मद हफीज को, अगर कल आपने हफीज की रनिंग देखी हो तो ऐसा लग रहा था कि भाई अल्लाह के वास्ते भाई अब आप रिटायरमेंट तो आप ले ही चुके हो, खामखा क्यों अपनी जो ना अपनी, हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि अपनी लेगेसी जो ना बर्बाद किए बगैर तो हम जाते नहीं है। अब हफीज एक अपनी लेगेसी लेकर जो ना गए थे, कल जिस तरीके से वो भाग रहे थे उसमें नजर आ गया कि भाई उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है। 42-43 ईयर्स की उम्र के आदमी को जो ना गप्टिल ने इस तरीके से दौड़वा दिया। सर, कल बॉडी लैंग्वेज बता रही थी मोहम्मद हफीज की और मार्टिन गुप्टिल की, जब दोनों बैटिंग कर रहे थे तो वहां सिंगल डबल 7 रन का रन रेट था और वो रन रेट को चढ़ाते हुए 9 से 10 का लेके चले गए। और अगर मैं बेंच की बात करूं तो उमैर बिन यूसुफ एक यंग खिलाड़ी है जो बेंच पे बैठा हुआ है कोयटा ग्लैडिएटर की और इंतजार कर रहा है। सोई शकील जो यंग खिलाड़ी है बेंच पे बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है। और वो खिलाड़ी खेलने हैं जो 40-40 उम्र के हो चुके हैं, परफॉर्म भी नहीं कर रहे। तो बेंच पे बैठे हुए लड़का भी नहीं खिला पा रहे, तो फिर अब किसको खिलाएंगे ये? देखें, कल पिशावर के अंदर जो लड़का जिसकी बड़ी डिस्कशन हो रही थी, हाँ, वो मेरे ख्याल से कराची पे बेंच पे बैठा हुआ था। जी, उससे पहले पिशावर के अंदर वो जो लड़का है आपका जो लेफ्टी जिसके बड़े 360 डिग्री जिसको बोला जा रहा है,
साइम अयूब, वो लाहौर के बेंच के ऊपर बैठा हुआ, सॉरी ये क्वेटा की बेंच के ऊपर बैठा हुआ था। जी। तो क्वेटा तो बेंच पे बिठाने के जो है ये फेमस है। तो आई थिंक आई हैव नो आइडिया कि भाई मतलब कैप्टन क्या सोचते हैं, कोचेस क्या सोचते हैं, और बाद में जो ना खामखा जो ना मालिकान को क्रिटिसाइज किया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि इस फ्रेंचाइज क्रिकेट तो है, तो मालिकों की क्रिकेट है, उसको कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन पीएसएल का जो एक मजा है कि आखिर वक्त तक पता नहीं होता कि कौन सी टीम जो है वो आप फाइनल 3 में आएगी, वो मजा 2 साल से किरकिरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा इनकी हिकमत अमली की वजह से। देखिए, मैं जो ना इनके मालिकान को जो ना बहुत क्लोजली जानता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि इनका जो ना इनपुट जो ना बहुत ज्यादा नहीं होता। ये बेसिकली टीम सेलेक्ट करके मैनेजर्स और डायरेक्टर्स के हवाले कर देते हैं। उस डायरेक्टर भी जो ना वो बेसिकली जिस वक्त इनकी जब पीएसएल का आपकी ड्राफ्टिंग हो रही थी तो मैं वहां मौजूद था। तो पूरा एक बेसिकली वहां पर एक माहौल बना होता है कि टीम का मैनेजर, टीम का कोच, पीछे से एडवाइजर और मालिक एज अ प्रोटोकॉल बैठे हुए होते हैं। तो बेसिकली उनको उनके कोचेस बताते हैं, जैसे टीम सिलेक्शन यकीनन बहुत अहम रोल अदा करती है। जुनेद भाई, जो आज मैच होने वाला है इस्लामाबाद यूनाइटेड का और कराची किंग्स का, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, हम कराची के बारे में बात कर करके तो वैसे ही थक गए। तो आई थिंक मैं यही कहूंगा भाई, मतलब मौजा ही होगा अगर कराची जो है ना बैक ऑन ट्रैक आएगा तो। इस्लामाबाद बहुत ही जो है ना कॉम्पैक्ट टीम है, खासतौर पे आज जो उनके पास जो है ना जो प्लेयर ने ज्वाइन करना है, क्या नाम है इसका, आप क्या समझते हैं आज इस्लामाबाद या कराची? एलेक्स हेल्स जो ना वो ज्वाइन करना है। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट फॉर कराची। अब पता नहीं कराची के पास क्या रिक्रूटमेंट है, कौन आ रहा है। क्या समझते हैं सर, आज इस्लामाबाद या कराची? मुझे जो ना कराची की जो परसों जो जिस तरीके से उन्होंने आपका पेशावर के खिलाफ खेला है, जो उनकी ओपनिंग जो ना सारी चीजें थी, आई फ्रैंकली आई डोंट लाइक दैट टीम। सही, ठीक है। ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनेद खलील नैनीताल वाला साहब, सर आपका बेहद शुक्रिया, आपने मेट्रो 1 न्यूज को वक्त दिया। साथ ही साथ मैं यहाँ बताती चलूँ, मुनीर अली कादरी साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। सर आपको वेलकम करेंगे। सर क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? जो हो गया लाहौर वर्सेस कोयटा। अच्छा, ऐसा है कि यहाँ एक्सपेक्टेशन थी कि कोयटा जो है अपने हालात बदलने की कोशिश करेगी और कुछ ऐसा करके दिखाएगी कि जिससे जो है लोग कहेंगे कि चलें जी कोयटा भी इन है। तो मेरे ख्याल में वो शायद अब उन्होंने ये तहिया कर लिया है कि शायकीन को खुश नहीं करना, बल्कि उनको इस्तिराब में रखना है कि ये कब परफॉर्मेंस देंगे या कब दो। लेकिन शुरू में तो खुश कर दिया ना उन्होंने, जिस तरह में हर चीज का जो रिजल्ट है वो आखिरी से ताल्लुक रखता है। तो असल चीज तो उनको 2 पॉइंट चाहिए जी। चाहे वो 100 रन पे किसी को आउट करें और चाहे खुद 110 पे मतलब आउट हो। तो मैं समझता हूँ कि कोयटा क्रिकेटर्स के अंदर काफी लैप्सेस हैं। और मैं अभी थोड़ी सी बात सुन रहा था तो नैनीताल वाला साहब चले गए खलील, लेकिन मैं उनसे यही बात करता कि हमारे इस कम से कम मेट्रो 1 पे ये बात बार बार लोग कह रहे हैं कि जी फ्रेंचाइज का मामला हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो उनकी असल में गलत फहमी है, उसको मैं दूर अब करना चाहता हूँ। लेकिन जी ये ब्रांड जो है ये पाकिस्तान की है, पाकिस्तान के लाखों करोड़ों शायकीन इसको देखते हैं। इसमें जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया वो सिर्फ ओनर्स नहीं है, बल्कि बड़ी तादाद में स्पॉन्सर्स हैं। और आप ये समझिए कि मार्केटिंग जो है वो आवाम से, शायकीन से ताल्लुक़ रखती है, वो किसी स्टार से या किसी ओनर से या किसी खिलाड़ी से ताल्लुक़ नहीं रखती। शायकीन जो पसंद करते हैं उसके मुताबिक वो आपको स्पॉन्सरशिप देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोच और मैनेजर का जब जिक्र आता है तो ओनर सबसे पहले जो है उसके पाबंद हैं, क्योंकि ओनर ही ने तो उनको कोच और मैनेजर या कैप्टन बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि टीमों के चुनाव में और टीमों के खिलाने में ओनर का बहुत बड़ा किरदार है। अगर वो अदा नहीं कर रहे तो मेरे ख्याल में ये शायकीन के साथ जाती है। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ओनर का बहुत बड़ा किरदार है। फरहान फरीद साहब, आप क्या कहेंगे? राशिद खान और हारिस रऊफ की अगर बात की जाए तो उनका जो ब्रेक थ्रू था वो ज़बरदस्त था। बॉलिंग की अगर उनकी बात की जाए, ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा उनकी जानिब से किया गया। जी बिल्कुल, मैं तारीफ करूंगा राशिद खान की कि वो ऐसे मौके पे बॉलिंग करने आए थे जब सिर्फ
6 या 7 रन का रन रेट रिक्वायर्ड था। वहां राशिद खान ने जो बॉलिंग की है, न सिर्फ उन्होंने रन कंटेंट किए बल्कि विकेट्स भी निकाली हैं। और राशिद खान ने न सिर्फ बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। अगर वो पार्टनरशिप सिकंदर रजा के साथ नहीं देते तो मेरे ख्याल से 100 रन भी बनाना मुश्किल हो जाते। तो राशिद खान से जितनी एक्सपेक्टेशन थी लाहौर कलंदर को, उससे बढ़कर वो परफॉर्म कर रहे हैं। और सिकंदर रजा ने कल सिर्फ एक ही ओवर कराया, लेकिन उनकी जो बैटिंग थी वो ऐसी थी कि कोयटा की टीम को ऐसा, जिस तरह कराची की टीम ने 3 खिलाड़ी आउट कर दिए थे, उसके बाद से जो मैच उनके हाथ से चला गया, तो अच्छी तरह जब कोयटा की टीम ने उनके 6 खिलाड़ी आउट कर दिए थे तो उसके बाद राशिद खान और सिकंदर रजा ने वो मैच ले लिया। और मुनीर कादरी ने एक बहुत अच्छी बात की कि ऑनरशिप सही है, पैसा उनका लगा हुआ है। अगर उनके करोड़ों रुपए लगे तो मैं समझता हूँ कराची का जो नाम है वो अरबों रुपए का है, क्योंकि ये कराची नाम ब्रांड है। आपने ब्रांड किसी का भी आप ब्रांड का नाम लेंगे तो वो क्लेम कर देता है कि मेरे नाम को आप खराब कर रहे हो। तो इसी तरह कराची के नाम को अगर खराब किया जाएगा, कराची के लोगों के साथ ज्यादती की जाएंगी, कराची के नाम के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो आवाम सबसे बड़ी जो है वो इसकी प्रोटेस्ट करती है। तो आवाम ही सवाल करेगी मालिकान से कि आपने करोड़ों रुपए अपने लगाए और अरबों रुपए हमारे टैक्स की सूरत में जो स्पॉन्सरशिप आपको मिली है, जो क्राउड आपके साथ है। आप खुद बोलते हैं कि मैं कराची की टीम है, कराची वालों से अपील है कि कराची का साथ दिया जाए। तो आप जब कराची से अपील करते हैं और कराची से सपोर्ट मांगते हैं, तो फिर कराची जब आप पे क्रिटिसाइज करेगा तो उसको भी आपको वो जो जायज चीजें हैं उस पर भी अमल पैरा होना चाहिए। अच्छा मुनीर साहब, अगर मैं आपसे बात करूं कल के मैच की ही, कोयटा ग्लैडिएटर्स की कहाँ गलतियां थी, कहाँ उन्होंने मिस्टेक्स की हैं, क्या स्ट्रेटेजी थी जो उन्होंने अपनानी चाहिए थी, क्या उनको ऐसी चेंजिंग्स थी जो टीम में करनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं की, जैसे कि हसनैन को नहीं खिलाया उन्होंने? एक तो प्रेशर उन्होंने कुछ ज्यादा ही लिया हुआ है, और एक प्रेशर होता है कि मैच के दौरान कोई प्रॉब्लम आ जाए और फिर आप प्रेशर लें। एक क्योंकि स्टार्ट उन्होंने जबरदस्त लिया था, लेकिन उसके बाद से स्टार्ट जो है वो बैट्समैन के तौर पे तो आप कह सकते हैं, लेकिन टीम की जो स्ट्रेटेजी होती है वो थोड़ी सी चेंज थी। अगर जैसे आपने कहा हसनैन का जिक्र किया, इसी तरीके से और खिलाड़ी हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं, उनको उन्होंने उस तरीके से मौका नहीं दिया जैसे उनको हक था। अब मैं उमर यूसुफ की बार बार बात आती है, साइमन अयूब की आती है, दीगर हमारे यंगस्टर शकील सऊद शकील की बात आती है, तो हम तो ये सवाल करते हैं कि आया आप एक खिलाड़ी को 4-4 दफा चांस दे रहे हैं और जो नहीं कर पा रहे, तो इन नौजवान खिलाड़ियों को जिनका मुस्तकबिल इन लीग से भी वापस आए और इस लीग के बाद वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी बाकायदा करना चाहते हैं, तो उनको आप बहुत ज़्यादा बैक पे ले जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर वो इसमें भी खेलेंगे, देखिए परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस तो बात की बात है, जब उसको आप 11 में मौका नहीं दे रहे हैं, उसको उसके ऑर्डर पे नहीं खिला रहे हैं, तो वो किस तरीके से पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। और यही हो जाए, पाकिस्तान में कई खिलाड़ी हमारे ऐसे ड्रॉप हुए हैं जो थे स्टार बनने के काबिल, लेकिन हमने उनको सही मौका नहीं दिया, और जब 1-2 साल गुजर गए और आपने मौका दिया तो वो ताबिज खान जैसा हशर होता है कि जी वो बुनियाद पे जो है काम नहीं कर सकते, तो आप कहते हैं देखे यार हमने मौका दिया था, इन्होंने क्या रन कर दिए। और कल मैं बात करूंगा, वकार यूनुस और सिकंदर बक कमेंट्री कर रहे थे और कोयटा के 8वां ओवर चल रहा था, तो उस मौके पर कोयटा बासानी ये मैच जीत रहा था, 2 विकेटें गिर गई। तो सिकंदर बक कहते हैं कि मेरी इनको तजवीज़ है कि यहाँ पर कोयटा मैच जीत रहा है तो उनको अपना रन रेट भी बेहतर कर लेना चाहिए, ये ओवर 15-16 ओवर में चेस कर ले ताकि आगे जाके रन रेट में बात आएगी। तो वकार यूनुस साहब कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर मैच के जीत लिए कोयटा तो बड़ी बात है, 2 पॉइंट मिल जाए, इनको आराम से खेलना चाहिए। और हालांकि उस वक्त वो प्रेशर ले रहे थे तो उन्होंने आराम से खेलने की कोशिश की, प्रेशर लेते गए और वो मैच भी हाथ से चला गया। तो यहाँ से वकार यूनुस की एक मेंटल तौर पर मुझे इनका खौफ नजर आता है। 2 दफा पाकिस्तान के कोच हैं और ऐसे मौके पर जब अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, जब आपको टीम को रन रेट अच्छा करना है, मैच जीतना है, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट ले लो, बड़ा बेहतरीन होगा, आराम से मैच जीता जाए। आराम से खेलने का मकसद है प्रेशर लिया जाए, और आपने अपने ऊपर हावी किया और उस मैच का रिजल्ट जो है वो, जहां आप कह रहे थे कि उनको पूरी 10 विकेटें हासिल करेंगे तो मैच जीतेंगे, तो आपने 7 विकेटें खो के पूरे ओवर खेल लिए लेकिन रन नहीं बना पाए आराम से खेलने के चक्कर में। T20 में तो देखें कोई पेशेंस लफ्ज की चीज है ही नहीं, ये तो टेस्ट क्रिकेट का एक इंडिया है कि उसमें आप जो है वो एग्रेशन चाहिए होता है, इसमें तो आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, शुरू से आप 6 ओवर में 60-70 रन करते हैं, एक आध विकेट गिर भी जाती है तो आपका स्कोर 180-200 इस तरह हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको एवरेज के तौर पे चलेंगे और कहेंगे अब मारूंगा अगली दफा मारूंगा, तो वो मारने का टाइम में आप खुद ही मर जाते हैं। तो मेरे लिहाज से क्रिकेट को T20 के लिहाज से खेलना चाहिए और एग्रेसिव मोड में खेलना चाहिए। लेकिन आप ये समझें कि हारिस रऊफ और राशिद खान को भी क्रेडिट आता है कि उनकी बॉलिंग जो है उसने ये साबित किया कि भाई हम कैसे किसी भी मौके पे सामने वाली टीम को जो है वो धचका दे सकते हैं कि जीता हुआ मैच जो उनके हाथ से हम ले लें। अच्छा फरहान फरीद साहब, आज जो मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड का और कराची किंग्स का, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे अगर वो सुन रहे होंगे तो? जी, अब मैं वही बोलूंगा जो पिछले साल हम बात कर रहे थे कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी डूबेंगे, कि कराची की टीम तो अब और कोयटा की टीम तो इनका सफर जो है बहुत मुश्किल हो गया है। बल्कि अगर मैं क्रिकेटिंग पॉइंट से बात करूं तो वो लोग नामुमकिन है, लेकिन
कराची की टीम और कोयटा की टीम अब जो मैचेस खेलेगी वो अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है कोशिश करेगी कि हम तीसरे नंबर पे आए और उनका मुकाबला पेशावर से चल रहा है कि वो तीसरी टीम कौन सी होगी। तो कराची और कोयटा की टीम जो है किसी भी टीम को हरा के अब वो अपसेट ही होगा कि उनकी टीम को हरा के उनका रास्ता रोकने की कोशिश करेगी। ऐसा नहीं है कराची की टीम उनसे हल्की है या कराची की टीम में सलाहियत नहीं है, लेकिन कराची की टीम मेंटल तौर पर जो है ना वो इतनी कमजोर हो चुकी है कि उन्हें अब अपनी जीत पे यकीन नहीं है कि हम जीत भी सकते हैं। तो अब वही बात होगी, कराची की टीम ने अगर मोमेंटम पकड़ लिया, एक अच्छा टोटल दे दिया या अच्छी बॉलिंग कर ली, तो उनको मैं अब यहाँ पर यही कहूंगा कि दूसरी टीम का रास्ता रोक रहे हैं, अपने लिए आपको इतना ज्यादा तो चांस आप क्या समझते हैं आज जो मैच होगा उसमें अगर वो टॉस जीत जाते हैं तो कराची किंग्स को पहले फील्डिंग करनी चाहिए या बैटिंग? कराची टीम को पहले बैटिंग करनी चाहिए कि वो 3 दफा वो चेस करते हुए जीता मैच हार चुके हैं। इनमें इतनी सलाहियत नजर, शोएब मलिक में कोई सलाहियत नजर नहीं आ रही, ना बेन कटिंग के अंदर, ना आखिरी के कोई इनके बैटिंग ऑर्डर चेस करने आ रहा है। तो कराची की टीम को चाहिए कि पहले बैटिंग करें और अच्छा टोटल 200-210 रन का दें ताकि इनको डिफेंड कर सकें। मुनीर अली कादरी साहब, आप क्या कह रहे हैं? असल में कराची किंग और कोयटा ने अमूमी तौर पे पूरे मैच के दौरान अगर देखा जाए तो अंडर प्रेशर इनकी जो है क्रिकेट टीम नजर आई है। और मेरे ख्याल में टीम तो बात की बात है, हमारी मैनेजमेंट भी इन दोनों टीमों की जो अंडर प्रेशर है, अगर प्रेशर रिलीज कर देते तो शायद हम अपने खिलाड़ियों से अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स ले सकते थे, रिजल्ट ले सकते थे। अब कल की आज की जो जहाँ तक ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद को एज हासिल है। इस्लामाबाद ने आपने देखा कि पॉइंट टेबल पे भी तीसरे नंबर पे कमोबेश है और वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो कोयटा से ये मैच कराची से मैच हार के जो है अपनी पोजीशन। तो आप क्या समझते हैं आज इस्लामाबाद या कराची? इस्लामाबाद ही जीतेगी। चले, और आप क्या कहते हैं फरहान फरीद साहब? आज मुझे लग रहा है कराची अपसेट कर देगी कराची के। चले, और नाज़रीन अगर यहाँ बात की जाए पॉइंट्स टेबल की तो यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान सुपर लीग 8 के सेशन में पॉइंट्स टेबल पर लाहौर कलंदर्स पहली पोजीशन पर आ गई है, जबकि पीएसएल की जानिब से जारी करदा पॉइंट्स टेबल के मुताबिक लाहौर कलंदर्स 10 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं। मुल्तान सुल्तान्स भी बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए दूसरे नंबर पर बरा जमान है। और इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ता है। मुझे सहर फातिमा को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।